गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए लाइव क्लास में जो छूट गया था उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए भी हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो हमें देखना है साइज एंड शेप ऑफ सेल। साइज एंड शेप ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि सेल जो है वो साइज और शेप में बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है और साथ साथ में एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वो कहाँ का सेल है, इस बेसिस पर ये क्या होता है कि वो अपने शेप को वेरी कर सकता है, वो अपने साइज को वेरी कर सकता है और उसकी एक्टिविटीज़ अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिपैटोसाइट्स की, हिपैटोसाइट्स बोले तो क्या, हिपैटोसाइट्स। आप जानते हो साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल, और हिपैट वर्ड का मतलब क्या होता है, लिवर, ठीक है। तो यानी कि लिवर सेल, लिवर सेल की बात कर रहे हैं, हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स लिवर सेल की बात करें तो लिवर सेल का जो फंक्शन होगा, उसकी जो एक्टिविटी होगी वही कार्डियक सेल का फंक्शन नहीं होगा, है ना। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का वर्क दिखा। शेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल में आ जाएगा। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। जबकि 0.1 अगर हम बात करेंगे तो वो होता है पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात करते हैं तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। ह्यूमन आरबीसी की अगर बात करेंगे तो ये 7 माइक्रोमीटर का होता है, किसमें, डायमीटर में। चूंकि ये डिस्क शेप का होता है, फ्लैट होता है, डिस्क शेप का होता है, तो इसे हम लोग डायमीटर में ही देख सकेंगे, ठीक है। शेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका शेप भी अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि डिस्क लाइक अगर बात करते हैं तो आरबीसी, अमीबॉइड अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी, कॉलुमनर अगर बात करते हैं तो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं उसको, ये जैसे कि कॉलम शेप है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्यूब शेप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, ये कॉलम शेप्ड सेल्स हैं। इस तरीके से शेप जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम शेप्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इरेगुलर अगर हम बात करते हैं तो नर्व सेल्स, एंड राउंड टू ओवल अगर हम बात करते हैं तो मेसोफिल सेल्स, ये प्लांट्स में होता है। ये कहां पर होता है, ये मेसोफिल सेल्स ये प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलोंगेटेड सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स की हम बात करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, अगर हम लोग सेल को उसके कैरियन यानी कि न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो मेनली दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, मेनली दो टाइप के होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के, तो यूजुअली स्मॉल, ठीक है ना, यूजुअली स्मॉल, बहुत छोटा साइज का होता है अक्सर, किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। और क्या होता है, इसका न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि नॉट एनवेलप्ड, एनवेलप्ड नहीं होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली लार्जर, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा साइज का होता है, विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी कि एनवेलप्ड, एनवेलप्ड। यानी कि एनवेलप्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के ऊपर में उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो ये जो है ये क्लियरली इसका न्यूक्लियस दिखाई देगा और इसका न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूक्लियाइड इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड वो मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड की अगर बात करते हैं इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। इसी कारण से हम कहते हैं कि इसका डीएनए कंटेंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उसके बारे में एक बात आपको मैं यहाँ पर बता करके रखता हूँ कि क्रोमोसोम जो होता है वो लगभग अगर हम बात करेंगे तो एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, एक रॉड शेप्ड शेप में, एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार बना करके आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इस चीज को हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कहां पर, आप इस स्लाइड को पहले ही पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है ना।
जैसे कि ये देख लेते हैं, ये कोई डीएनए फ्रैगमेंट है, ये कोई डीएनए फ्रैगमेंट है, ठीक है। ये डीएनए फ्रैगमेंट, इस फ्रैगमेंट को जब हम क्या कर देते हैं, कॉइल करते हैं, इस फ्रैगमेंट को हम कॉइल करते हैं, कॉइल ओवर एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन, ठीक है। इस हिस्टोन प्रोटीन पर क्या करते हैं, हम इस डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करते हैं, कॉइल करते हैं। मान लेते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये क्या हुआ है, इस प्रोटीन पर कॉइल हुआ है। ये इस हिस्टोन प्रोटीन पर क्या हुआ है, कॉइल हुआ है। इस कॉइल होने के बाद ये क्या है, ये ऐसे से ये छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इस तरह से देख लें, ये एक जो है ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक सिंगल पोर्शन है ये, ठीक है। इस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं। इसको और ज्यादा कॉइल कर देंगे तो ये हमें कुछ ऐसा फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और इसको और ज्यादा कॉल कर देंगे तो ये हमें एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर के हमें मिलेगा, जिसमें से ये वाला जो डिप्रेशन वाला जगह है, इस डिप्रेशन वाले जगह को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर कहते हैं इस डिप्रेशन वाले जगह पर, कि जहां पर ये थोड़ा सा धस गया है। और यहां पर अब जो मैं ये रेड से बनाऊंगा, ये रेड से बनाऊंगा, ध्यान रखेंगे ये डिप्रेशन वाले जगह का नाम मैंने सेंट्रोमेयर रखा, और ये जो रेड से मैंने बनाया ये है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है ना। और इस रॉड शेप्ड क्रोमोसोम के अंदर ये रहा इसका डीएनए कंटेंट। ये लगभग एक सिंगल डीएनए ही होता है, और ये इस तरीके से यहां पर कॉइल्ड फॉर्म में, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में है, देख लीजिए। और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एक क्रोमोसोम का, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो काइनेटोकोर यहां पर बन गया है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर इसके फर्स्ट डिप्रेशन को हम लोग कह रहे हैं, और ये जो है क्रोमोसोम है। इस तरीके से ये जो फॉर्मेशन होता है, जो तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि ये लगभग सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लगभग मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और एक ही क्रोमोसोम लगभग इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम जितना मटेरियल होता है, इस कारण से हम क्या कहते हैं कि डीएनए कंटेंट इज वेरी लो। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने होते हैं, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स, 23 सेट्स, ठीक है ना। हर सेट में दो दो क्रोमोसोम, यानी कि टोटल में आकर के 46 क्रोमोसोम है ना। तो 46 क्रोमोसोम, यानी कि आप समझ सकते हो डीएनए कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए न्यूक्लियस कंटेंट्स मोर देन वन क्रोमोसोम, यही रीजन है कि यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियोलस, अब पूछोगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई एक सेल है, यहाँ पर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक, लेकिन जब मैं इसमें अंदर में न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये रहा, ये क्या है, ये सेल है, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में, न्यूक्लियस तो कंडेंस्ड फॉर्म है ही, उससे भी ज्यादा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पर एक और बॉडी है जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस।
ठीक है, तो उससे ही हम कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट है जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, इसकी बात मैं लाइव क्लास में भी कर चुका हूँ, फिर से करूंगा कि साइटोप्लाज्म में चूंकि इसके पास जो होता है कि न्यूक्लियस भी जो है वो भी लगभग डिस्पर्स्ड है और बाद बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, तो मजबूरी है मजबूरी है कि सारे के सारे जो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो कहां पर होगा, वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। जबकि इसके पास अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में तो हो ही सकता है, ठीक है ना। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है ना। मेन एरिना मतलब मेन जगह है जहां पर कि सारे के सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर तो होगा ही होगा, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी हो सकता है और प्लास्टिड के अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करेंगे तो 70S होता है, 70S। यहाँ पर टाइप्स ऑफ राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो 70S तो होता ही है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। और उसके अलावा 80S भी होता है, जबकि और मेनली अगर हम लोग बात करेंगे तो मेनली 80S ही होगा। सेंट्रियोल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर इन्हें सेंट्रियोल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये सेल डिवीजन अलग तरीके से करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे कि अमीबा का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा तो अमीबा क्या करते हैं, वो बाइनरी फ्यूजन कर जाते हैं, तो वहां पर सेल डिवीजन सब के टाइम पर। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इस सबको आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो कहां पर, सेल डिवीजन में, और उससे ज्यादा बेहतर इस टाइप का डिवीजन जो है ये आप और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ोगे कहां पर, जब आप पढ़ोगे 12th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रियोल, यहाँ पर एब्सेंट होगा और यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड में बी प्रेजेंट और यहाँ पर प्लाज्मिड एब्सेंट होगा। पहली चीज आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको कम देखने के लिए मिल रहा है, जबकि इसके पास देखने के लिए मिल रहा है। अब एक सवाल आएगा कि प्लाज्मिड होता क्या है, ठीक है। सुनिए, प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल होता है। पहले सर जीनोमिक मटेरियल समझा दो फिर एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल समझा देना, है कि नहीं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल की, ठीक है, और पहले उससे बात करेंगे जीनोमिक मटेरियल की कि जीनोमिक मटेरियल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल क्या होता है। देखिए, किसी भी क्रोमोसोम के किसी भी सेल के अंदर मान लेते हैं कि ये कोई एक सेल है, ए बी सी कोई सा भी सेल है, तो इसके पास जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसे कि हमने हेरिडिटरी मटेरियल के नाम से कल बताया था, जो भी इसके पास हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल, जो भी इसके पास हेरिडिटरी मटेरियल है, वन सेक, हाँ फ्रेंड, जो भी इसके पास हेरिडिटरी मटेरियल है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीनोमिक, जो कि इसके सेलुलर एक्टिविटी से मेनली पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के पास जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोमिक कंटेंट कहते हैं, जीनोमिक कंटेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, अगर ये यहाँ पर क्रोमोसोम था जो जिसको कि ये रहा, ठीक है ना, जीनोमिक कंटेंट क्या है, क्रोमोसोम है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस तरह से डीएनए हमने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाया था, डी स्मॉल डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंडेड, ठीक है, डीएस डीएनए, डीएनए जो है यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट लाइक डीएनए, यहाँ पर क्या होता है कि सर्कुलर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सॉरी सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेकेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल डीएनए कंटेंट। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये प्लाज्मिड बहुत ज्यादा काम आता है, एज ए वेक्टर काम आ जाता है। इसके थ्रू बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ये आप लोगों को 12th चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। इस प्लाज्मिड को अगर हम बात करते हैं, ये प्लाज्मिड किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं, ये देखिए सर्कुलर शेप का है तो सर्कुलर का हमने, डबल स्टैंडर्ड है चूंकि वन स्टैंड सेकंड स्टैंड तो डबल स्टैंडर्ड है। उसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कि खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर के होते हैं। नेकेड, नेकेड कहने का मतलब हो गया कि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके पास प्रेजेंट नहीं होगा, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है जबकि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसीलिए हमने इसे नेकेड कहा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि क्रोमोसोम के अलावा वाला पार्ट है, ये क्रोमोसोम वाला पार्ट है और ये क्रोमोसोम के अलावा है, इसी कारण से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कंटेंट कहते हैं और इसे हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में हम लोग मेनली तीन चीजों की स्टडी करेंगे, सेल की बाउंड्री की, साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बाउंड्री। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हम लोग साथ में, मतलब कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का साथ में देखते जाएंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब इन सारे स्ट्रक्चर को उन सब के अंदर देखते जाएंगे कि किसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन कौन सा नहीं है, या फिर कोई स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है और या फिर नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर इसमें से बात करेंगे तो एक जो सेंट्रोसोम दिख रहा है, ये सेंट्रोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के पास एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट है। हमने इसके बारे में बात की अभी जस्ट, डिफरेंशिएशन। आपको लगेगा कहाँ सर, हमने तो उसके बारे में बात ही नहीं की, आप तो ऐसे कह रहे हो। नहीं, हमने सेंट्रोसोम के बारे में बात की। एक्चुअली जब मैंने आपको बताया सेंट्रियोल, तो वो सेंट्रियोल इसी सेंट्रोसोम से रिलेटेड है, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आते हैं सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में सबसे फर्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल, ये सेल वॉल जो होता है ना, ये एनिमल सेल के अलावा, एनिमल सेल के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग हर एक सेल के पास प्रेजेंट है, लगभग। उसके अलावा भी कुछ कुछ और सेल्स को छोड़ देंगे तो लगभग हर एक सेल के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एक्सेप्ट मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एनिमल सेल लिख रहा हूँ। ठीक ना, एक्सेप्ट एनिमल सेल, सेल वॉल जो है ना लगभग सबके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के पास तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ये सभी सारे के सारे सेल के पास प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे, एनिमल सेल में अगर सेल वॉल नहीं होता है तो एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर बात करेंगे तो इसमें जो सॉल्युबल पार्ट है, ठीक है, जो सॉल्युबल पार्ट है, जो कि पूरी की तरह से सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो क्या है, साइटोसोल, और उसमें जो ग्रैनुलर पार्ट्स हैं वो क्या है, ट्रोफोप्लाज्म। ये क्या है, ये ग्रैनुलर पार्ट्स हैं। ग्रैनुलर बोले तो क्या, यही सारे हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, यही सारे हमारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। ये देखिए ऑर्गेनेल्स हैं, और साथ में इसके अलावा ऐसे भी पार्ट है जो कि इस साइटोसोल के अंदर डिप्ड तो हैं लेकिन उसमें सॉल्युबल नहीं है। ठीक है ना, सॉल्युबल नहीं है और वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रख रहे हैं, वो घुल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे किसके अंदर, ट्रोफोप्लाज्म के अंदर। देखिए इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनल, और दूसरा बात करेंगे ड्यूटरोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल के अंदर हम लोग ये 9 चीजें डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे, गोल्गी बॉडी डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड डिस्कस करेंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला डिस्कस करेंगे, साथ में बेसल बॉडी के साथ में। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रोसोम, राइबोसोम और माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे हम किस में डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। और फिर आ जाता है ड्यूटोप्लाज्म। अब कहोगे ये ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, जिस तरह से आपने ट्रोफोप्लाज्म बताया आप इसे भी बता दो, बिल्कुल बताऊंगा। ये सेल ऑर्गेनल्स सारे के सारे क्या है, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि ड्यूटोप्लाज्म जो है ये क्या है, ये डेड स्ट्रक्चर है। ये कैसे होते हैं, डेड, यानी कि डेड
ग्रैनुलर, ठीक है, और ये लिविंग ग्रैनुलर। क्लियर है ना? तो डेड में जो जो आ जा रहे हैं उसको हम देख ले रहे हैं। पहला आ जा रहा है रिजर्व प्रोडक्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोटीन और फैट एंड ऑयल, ठीक है, ये आ जा रहा है रिजर्व प्रोडक्ट में, जो कि एक सेल अपने अंदर रिजर्व करके रखेगा अपनी न्यूट्रिशन के लिए। दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अब खाया है तो जाएगा, है ना, सभी जाते हैं, खाया है तो जाएगा, ये भी जाता है, ये भी जाता है, बस इसके जाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में एल्केलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, गम, ग्लाइकोसाइड्स, लेटेक्स, ऑर्गेनिक एसिड, रेजिन, टैनिन्स एंड मिनरल क्रिस्टल्स को अपने सेल में ही जमा करके रखता है, और सेल की ही कोई एक मशीनरी उसके साथ काम कर रही होती है और उसको पाउच की फॉर्म में बना बना करके सेल के बाहर निकालती रहती है। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो? ये रहा वो बॉडी। मेनली इसी तीनों बॉडी का रोल होता है जो कि सारे के सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने में रोल प्ले करता है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जिसे कि हम लोग कहते हैं कलरिंग मटेरियल या फिर नेक्टर। कलरिंग मटेरियल को हम लोग टैनिन्स भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कलरिंग मटेरियल को टैनिन्स भी कहते हैं। तो ये दोनों ही तरह से काम आ जाता है। बहुत सारे प्लांट सेल के पास क्या होता है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, ये उनके लिए काम का नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए काम का होता है, ये हमारे लिए काम का होता है। जैसे कि अगर हम लोग लेटेक्स की बात करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स से लेटेक्स ऑब्टेन किया जाता है और उन लेटेक्स से हम लोग रबर बनाते हैं, ये हमारे लिए काम आता होता है। प्लांट्स के लिए ये एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, लेकिन हमारे लिए ये यूजफुल मटेरियल है। उसके अलावा बहुत सारे एल्केलॉइड्स होते हैं जो कि मेडिसिन बनाने में काम में आते हैं। एसेंशियल ऑयल्स, ये हम लोग परफ्यूम्स की तरह भी यूज करते हैं और उसके अलावा भी इससे भी मेडिसिन बनाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना, सबका कहीं ना कहीं रोल होता है। अब देखते हैं इसमें जो मैं सारे के सारे बॉडीज ये बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे एक सेल को एक ह्यूमन बॉडी अगर आप मान लो, एक सेल को एक ह्यूमन बॉडी मान लो आप, तो ह्यूमन बॉडी की तरह ही इसमें भी एक सेल के अंदर भी पूरे के पूरे जो ह्यूमन बॉडी में हम लोग बात करते हैं क्या, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसी तरह से एक सेल के पास भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी का एक एक ऑर्गन हमारे लिए काम करता है, उसी तरह से सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सब सेल के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं उन ऑर्गेनल्स का भी अपना काम चलता है और उससे सेल का भी काम होता है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोग ह्यूमन के अंदर बात करते हैं ब्रेन, तो सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं हमारे पास स्किन है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, सेल के पास क्या है, सेल की बाउंड्री है। जिस तरह से हमारे पास बात करते हैं हमारे पास गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना, सेल के पास क्या है, गॉल की बॉडी है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, लिवर है, सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके तो इनके पास भी क्या है कि अपने हिसाब से इनके लिए स्ट्रक्चर भले अलग हो सकता है, लेकिन वो भी एक एक सेल के अंदर उतना ही काम कर रहे हैं जितना काम हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे के सारे फंक्शंस ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल करके परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग इन सारे के सारे ऑर्गेनल्स को बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं।